हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपी एपीओ या यूपी जुडिशरी हो या बिहार एपीओ या बिहार जुडिशरी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से पहले एक ओवरव्यू देकर बता रही हूँ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह भारत में कहां से कहां तक फैली थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बोर्ड पर एक मैप बनाई हुई हूँ, तो मैप के थ्रू मैं आप लोग को समझाऊंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहां से कहां तक, किस स्टेट से लेकर किस स्टेट तक फैली थी। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब मैं आप समझाती हूँ। यहाँ से एक नदी गुजरती है, ये नदी यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरती है और यहाँ आके मिल जाती है। ये है अरब सागर, इधर नीचे साइड में अरब सागर। ये कौन सी नदी हो गई है? सिंधु नदी हो गई। पहले मैं सिंधु नदी के बारे में समझा दूं। सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सिंधु नदी यहाँ से बहती है, निकलती है यहाँ से ऐसे बहते हुए भारत से यहाँ आके इधर मिल जाती है। तो अब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह जम्मू कश्मीर, जैसे कि हमको पता है कि उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। शॉर्ट में लिख रही हूँ J&K। यहाँ पे एक जगह है मांडा। यहाँ से शुरू होकर दक्षिण में महाराष्ट्र, इसका ऐसे जाएगा महाराष्ट्र, थोड़ा सा ऊपर गया, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। महाराष्ट्र के दाइमाबाद, ये जगह जो था इसका नाम था दाइमाबाद। दाइमाबाद, दाइमाबाद तक फैला हुआ था। और पूर्व से बात करें, ईस्ट से, तो ये हो गया यहाँ से होते हुए ये, जैसे कि पहले इंडिया यहाँ तक था पाकिस्तान के बंटवारे से पहले से, तो हमारा ये था यहाँ से शुरू होकर यहाँ बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, इस तरह से ये पूरे में एरिया में क्या थे? सिंधु नदी घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो अगर इस सारे पॉइंट को मिलाएं, ये देखिए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, तो हमें क्या एक शेप बन गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे, क्या शेप क्या था, आकार क्या था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो त्रिभुजाकार था, डायमंड के शेप का त्रिभुजाकार हो गया। अब मैं ये अब जगह का नाम बता दूं, कहाँ से जम्मू कश्मीर कहाँ से शुरू होती है? क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता उत्तर में कहाँ से शुरू होती है? तो यह मांडा नामक जगह से शुरू होती है। जम्मू कश्मीर के मांडा नामक जगह से शुरू होती है। और मांडा कहाँ पर के पास, मांडा में कौन सी नदी बहती है? तो चिनाव नदी। ये नदी भी याद रखना है, चिनाव नदी, चिनाव नदी। अब ये दाइमाबाद महाराष्ट्र, दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था? महाराष्ट्र तक। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर में कहाँ से, मांडा से, और दक्षिण में कहाँ तक था? तो महाराष्ट्र में के दाइमाबाद नामक जगह तक फैला था। और यहाँ से सबको पता है कि महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी। कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। और ईस्ट में एक जगह है यहाँ पर आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर, यह मेरठ में है, अभी प्रेजेंट टाइम में यह मेरठ में है, मेरठ है। तो यह पूर्व में यह मेरठ से कहां तक, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। मेरठ में यह आलमगीरपुर में कौन सी नदी बहती है, तो हिड्डन नदी। हिड्डन नदी, हिंडन है ना, हिंडन नदी। और ये बलूचिस्तान में लास्ट, ये पाक का यहाँ से बॉर्डर होता है, यहाँ दस्तक नदी, दशक नदी। तो इतना तक ये फैला हुआ था। और एक और चीज पूछता है, ये देखा जाए तो यहां से ये हॉरिजेंटली जो थी ये कम थी, ये कितना थी, यह थी हॉरिजेंटली जो देखा जाए तो यह कितनी थी, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और वर्टिकली देखा जाए तो यह कितनी किलोमीटर थी, 1600। तो वर्टिकली ज्यादा फैली हुई थी और हॉरिजेंटली कम फैली हुई थी, 600 किलोमीटर। तो समझ में आ गया, ये चीजें अब आपको आसानी से याद हो जाएगी। कहाँ से, जम्मू कश्मीर के मांडा से शुरू होती थी और दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और मेरठ के आलमगीरपुर से शुरू होकर के पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। और आजादी के बाद ज्यादातर एरिया जो है वो पाकिस्तान में चला गया, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सारा चला गया। अब हमारे पास कौन सा बच गया, यहाँ गुजरात, हरियाणा, ये सारी जगह बच गई है, बाकी ये सारे एरिया चला गया है पाकिस्तान में। तो ओवरव्यू से आपको समझ में आ गया। अब एक एक चीज मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी, एक एक पॉइंट वाइज मैं आप लोग को जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बनता है उसे बस मैं बोर्ड पर लिखूंगी और बोलूंगी, और आप उसे नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैप से समझने के बाद अब इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया था। तो किस काल में इसे रखा गया है, इसे आद्य ऐतिहासिक काल या प्रो हिस्टोरिक पीरियड अथवा ब्रोंज कांस्य युग में रखा गया है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल, कांस्य युग, दोनों, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, तो काल को 3 भागों में बांटा गया है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। काल को, नाम तो बहुत सुने होंगे, प्री हिस्टोरिक, प्रो हिस्टोरिक, हिस्ट्री। हिस्ट्री तो सभी को पता है, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है। अब ये काल को 3 भाग में बांटा गया था, प्री हिस्टोरिक, प्रो हिस्टोरिक और एक हिस्ट्री। तीन भाग में पीरियड को बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, हिंदी में प्रागैतिहासिक काल। इसे आद्य ऐतिहासिक काल। अब दोनों में अंतर क्या है, ऐतिहासिक काल, तो ये प्री
हिस्टोरिक जो पीरियड था, इस पीरियड में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पढ़ना लिखना, मनुष्य जो थे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। और इस काल में लोग लिखने का, इस पीरियड में क्या था, लिखने का प्रचलन था, लोग लिखते थे। मगर उनके द्वारा जो लेख हमें प्राप्त हुआ है वो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। उनके लिखने का जो था, लिखने का प्रचलन था, मगर उनके द्वारा लिखे गए लेखों को हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। तो इसलिए इनको, जो पढ़ नहीं सके उन्हें हमने आद्य ऐतिहासिक में रखा। और जो इनमें पढ़ना लिखना जिसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं उसे प्री हिस्टोरिक में, जिसके कुछ लेख मिले हैं किससे, उसको आद्य ऐतिहासिक में। और हिस्ट्री में, हिस्ट्री उस पीरियड को कहा गया है जिसके लेखन को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ और समझ सकते हैं। तो इसे हिस्ट्री हो गया। तो ये पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आया, प्रो हिस्टोरिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य थी, उनके मिले तो साक्ष्य तो मिले उनके लिखने का, लेकिन उसे हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका काल क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका काल। और ये क्वेश्चन बनता है कि इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि अभी ईरान में है, ईरान है, उसी वहां की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता, और साथ में चाइना की चाइनीज सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम याद रखिए, कौन से थे 2 बंदरगाह, लोथल और सूतकोतदा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अगर स्थल पूछे तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो वह मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल। लेकिन मोहनजोदड़ो अभी कहाँ चला गया है, ये पाकिस्तान में चला गया है। तो यह हमारे पास अभी मोहनजोदड़ो नहीं है। तो सबसे बड़ा स्थल तो है, लेकिन कहाँ है, पाकिस्तान में है। हमारे पास भारत में, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो ये मोहनजोदड़ो रहे, तो आप मोहनजोदड़ो ऑप्शन में टिक करिएगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन बदल गया, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वह भारत में जो पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल साइट, तो कौन सा है वह, राखीगढ़ी। कहाँ पर है, किस नदी के पास है, ये घग्गर नदी। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी, 1963 में सूरज भान ने की थी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको याद कर लीजिए। भारत की सबसे बड़ी साइट सिंधु सभ्यता की राखीगढ़ी, और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पूछे तो वह होगा मोहनजोदड़ो। अगर भारत में पूछे तो राखीगढ़ी, और सिर्फ सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पूछे तो वह मोहनजोदड़ो होगा। और इसके 6 बड़े नगरों को बताया गया है कि उस वक्त के सबसे बड़े नगरों में कौन कौन से आते थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ये राखीगढ़ी, कालीबंगन। सिंधु सभ्यता को एक और इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है, यह क्यों कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण है कि सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई की गई थी वह हड़प्पा ही था। 1921 में 1921 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खुदाई शुरू की गई थी। तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे सिंधु सभ्यता की जगह पर ना लिख करके हड़प्पा सभ्यता लिखा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हड़प्पा तो एक शहर था। तो हड़प्पा तो एक शहर था, लेकिन सभ्यता इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि
सबसे पहले इसी शहर की खुदाई की गई थी, इसी स्थल की, शहर नहीं सॉरी साइट की, इसी साइट की, इसी स्थल की खुदाई की गई थी। इसीलिए किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। और इसकी आधिकारिक घोषणा 1924 को पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जो थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, इन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा या इसकी आधिकारिक सूचना दी थी 1924 में। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थान कहाँ मिले, स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं स्वतंत्रता के पश्चात। और सिंधुवासी जो थे वह मुख्यतः गेहूं और जौ का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, यह इनकी मुख्य फसल थे। मुख्य फसल में ये थे। हालांकि ये लोग चावल का भी साक्ष्य मिला है, चावल भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन मुख्य फसल में गेहूं और जौ था। स्वास्तिक चिन्ह जो है अभी प्रेजेंट टाइम का जो हम इस्तेमाल करते हैं स्वास्तिक चिन्ह, यह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित थे और किस चीज से अनजान थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, वो लोग तलवार का इस्तेमाल नहीं करते थे। और धातु में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन दे देगा कि किस धातु से परिचित नहीं थे, तो सोना चांदी तांबा दे देगा, उसमें लोहा भी रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? लोहा। और किस चीज से का इस्तेमाल करते थे? सोना चांदी तांबा कांस्य, इन सब चीज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोहा को वो लोग नहीं जानते थे, लोहा का इस्तेमाल नहीं करते थे, तलवार का इस्तेमाल नहीं करते थे सिंधुवासी। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर समाज पूछा जाए कि समाज क्या था, तो समाज क्या था? वो मातृसत्तात्मक था। मतलब अभी का समाज क्या है? पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान। और उस वक्त का समाज क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मातृसत्तात्मक समाज था। और उस समाज में क्या था? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ये दोनों प्रचलित थे। पर्दा प्रथा भी था और वेश्यावृत्ति भी समाज में प्रचलित थे। नेक्स्ट है शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा थी, लेकिन स्पेशली हड़प्पा में जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ज्यादातर दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो में जलाने के। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर जलाने के मिले हैं साक्ष्य और कहाँ पर हड़प्पा में दफनाने के। ये पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, हड़प्पा में दफनाने के और मोहनजोदड़ो में जलाने की। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ज है मोहनजोदड़ो, ज से जलाना, ज से जोदड़ो हो गया, हड़प्पा। हड़प्पा मतलब से में अब ये याद हो जाएगा तो याद ही हो जाएगा हड़प्पा का दफनाने के। और टेराकोटा किसे कहा जाता है ये पूछ सकता है, तो टेराकोटा क्या चीज था? आग में पकी हुई मिट्टी, उसी को टेराकोटा कहा जाता है। कई हर जगह पर हम टेराकोटा टेराकोटा पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो टेराकोटा क्या था? यह आग में पकी हुई मिट्टी थी। और यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, पशुपति की और प्रकृति की पूजा किया करते थे। स्पेशली पूजा में ये कुब्बड़ वाला जो बैल था यह विशेष पूजनीय था, कुब्बड़ वाला बैल। और ये अपने घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते थे? तो ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से इसके सारे सिंधु सभ्यता समाज के बारे में हमने एक फुल डिटेल कवर कर लिया। लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता की खोज में अभी तक मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हालांकि पशुपति मूर्ति के अवशेष मिले हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले। और यहाँ के लोग मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो शहद का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में पूरे अच्छे से फुल डिटेल में समझ लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए ट्रिक से बना करके लाऊंगी कि किस
साइट की खोज और किसने की और वह किस नदी के किनारे है, ताकि आप लोग को इजीली याद हो जाए। साइट और उसके खोजकर्ता दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए उसको ट्रिक से आप लोग को आसानी से याद कराऊंगी। और साथ ही किस जगह से, किस साइट से हमें क्या चीज मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, जैसे स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। तो ये सारे अभी मैं इसमें कवर नहीं कराई हूँ, क्योंकि बार बार ये कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी, ट्रिक से बनाऊंगी, ताकि वो आपको एकदम बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। और बार बार कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आप ही के लिए बनाई हूँ, आपकी एग्जाम की अच्छी से तैयारी हो सकेगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।